हेलो, नमस्कार एवरीबॉडी। एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमृतपाल आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अपनी बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। एमडीएम एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का बात करें अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर की, तो इसमें क्या है, 2 किताबें लगती हैं। सबसे फर्स्ट किताब है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड किताब लगती है व्यावसायिक नियम। तो सबसे पहले क्या अपने चर्चा इसी किताब के बारे में करेंगे। कौन सी? बिजनेस लॉ। तो पढ़ने जा रहे हैं अपने व्यावसायिक संनियम से संबंधित। व्यावसायिक संनियम से संबंधित। तो इसके अंदर सबसे पहले सिलेबस के अनुसार क्या है, टॉपिक है अपना कि अनुबंध और उसकी विशेषताएं क्या है। अनुबंध और उसकी क्या है, विशेषताएं क्या है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन में। ये सब है, दे रखा है अपने को। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, और इसके क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, विशेषताओं के बारे में अपने क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें कि अनुबंध है क्या। अनुबंध है क्या, इंग्लिश में जिसको अपने बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध है क्या इंग्लिश में, जिसको अपने बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध को देखा जाए तो ये क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है, ठहराव, और दूसरा कानून द्वारा परिवर्तनीय। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक ठहराव यानी कि एग्रीमेंट, और दूसरा लीगल अनफोर्सेबल। अनुबंध क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठहराव प्लस कानून द्वारा परिवर्तनीय। एक शब्द होता है परिवर्तन और एक शब्द है परिवर्तनीय, दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, और परिवर्तनीय का मतलब होता है पूरा करना। ठहराव, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। अनुबंध की बात करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठहराव प्लस कानून द्वारा परिवर्तनीय। और ठहराव की बात करें तो क्या है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। यानी कि पहले ठहराव का निर्माण होगा और फिर उसी ठहराव को अपने कानून के द्वारा क्या है, पूरा करवा सके, अपने परिवर्तनीय करवा सके, तो वो किसका रूप ले लेगा, वो अनुबंध का। अब ठहराव क्या है, ठहराव का मतलब प्रस्ताव, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए कोई भी क्या है, प्रस्ताव किया जाएगा, और दूसरे पक्षकार के द्वारा क्या है, उसकी स्वीकृति क्या है, दी जाएगी। स्वीकृति भी क्या है, कार्य को करने के लिए या न करने के लिए भी हो सकती है, और प्रस्ताव भी क्या है, किसी कार्य को करने के लिए या नहीं करने के लिए भी क्या है, हो सकता है। और उन दोनों में क्या है, प्रतिफल होना आवश्यक है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार का
कोई क्या है लाभ, या कह सकते हैं कुछ के बदले कुछ, यानी कि कोई काम किया है तो दूसरा उसके बदले में या तो कोई काम करेगा या उसका क्या है कोई ना कोई मूल्य चुकाएगा। मूल्य क्या, मूल्य जिसको मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा ठहराव। और इन्हीं सब बातों को क्या है जब अपने कानून के द्वारा पूरा करवाएं, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए ठहराव किया, प्रतिफल भी है, और बाद में क्या है उस कार्य को करने के लिए वो क्या इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, तो अपने उसी कार्य को करवाने के लिए किसकी सहायता लें, अपने कानून की, तो वो क्या बन जाएगा अनुबंध। जब कानून की बात बीच में आ जाए ठहराव के साथ तो वो क्या बन जाएगा अनुबंध। ठीक है, तो अब इसी के अनुसार क्या है इसका अर्थ भी लगा सकते हैं अपनी कि अनुबंध है क्या। इसी के आधार पे क्या अपने अनुबंध का अर्थ भी लगा सकते हैं। तो अर्थ क्या बन जाएगा इसका, एक ऐसा ठहराव जिसे क्या है कानून के द्वारा क्या है पूरा करवाया जा सके, जिसको क्या है कानून की सहायता से अपने पूरा कर सके, वो क्या है अनुबंध। वो क्या है अनुबंध। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ठहराव को करते हैं और उसमें क्या आवश्यक प्रतिफल हो और जिसे क्या है कानून के द्वारा क्या है अपने पूरा कर सके। अनुबंध क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा क्या है किया गया ठहराव जिसमें आवश्यक प्रतिफल हो और जिसे क्या है कानून के द्वारा क्या है पूरा करवाया जा सके, तो वो क्या हो जाएगा अनुबंध। तो अनुबंध की परिभाषा क्या है, एक तो मैंने क्या बताया कि एक ऐसे ठहराव जिनको क्या है कानून के द्वारा क्या है परिवर्तनीय करवाया जा सके, वो क्या है अनुबंध। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या है जब कोई ठहराव करते हैं और उसमें आवश्यक प्रतिफल हो और जिसे क्या है कानूनी सहायता के द्वारा क्या है पूरा कर सके, परिवर्तनीय कर सके, वो क्या है अनुबंध। ठीक, अब इसके बाद क्या है अपने अनुबंध की कुछ परिभाषाएं हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है अनुबंध की परिभाषाएं हैं कुछ प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं और उनके बारे में क्या अपने थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अपने तो जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है, भारतीय जो अनुबंध अधिनियम है वो बना कब, भारतीय अनुबंध अधिनियम बना कब 1872 के अंदर। भारतीय जो अनुबंध अधिनियम था वो बना कब था 1872 के अंदर बना था। और ये लागू कब हुआ, लागू होने की अगर बात करें अपने तो ये क्या है 1 सितंबर 1872 से क्या है ये क्या है अस्तित्व में आया और लागू हुआ। ठीक है, इसी अधिनियम की धारा, इसी अधिनियम की धारा 2H, कौन सा अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, जो अनुबंध के अंतर्गत जो जो बातें हैं वो सभी का उल्लेख किसके अंदर किया हुआ है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत। बना कब 1872 में और ये लागू कब हुआ 1 सितंबर 1872 से। ठीक है, अब उसकी धारा क्या है 2H, धारा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार क्या परिभाषा है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसे कानून द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके।
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2H के अनुसार क्या अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसे क्या है कानून द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इज ए एग्रीमेंट जिसे क्या है लीगल कानून यानी कि लॉ के द्वारा क्या है परिवर्तनीय का मतलब अनफोर्सेबल यानी कि परिवर्तन लॉ के द्वारा क्या अनफोर्सेबल करवाया जा सके, ऐसा एग्रीमेंट क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर है सेकंड परिभाषा की बात करें अपने, तो सेकंड परिभाषा दी थी न्यायमूर्ति, एक जज थे ये, सामन के अनुसार। सेकंड डेफिनेशन है किसकी, अनुबंध की, न्यायमूर्ति सामन के अनुसार। उन्होंने क्या परिभाषा दी कि अनुबंध ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। न्यायमूर्ति सामन ने क्या परिभाषा दी अनुबंध की कि अनुबंध क्या है, एक ऐसा ठहराव है, ठहराव क्या है ये आपको पहले बता दिया हम, जो पक्षकारों के मध्य कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी क्या है व्याख्या करता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, न्यायमूर्ति सामन की। फिर है एक और था प्रबंध शास्त्री ब्लैक स्टोन, एक प्रबंध शास्त्री और था जिसने अनुबंध की परिभाषा दी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी थी, वो कौन थे, ब्लैक स्टोन। उन्होंने क्या परिभाषा दी कि अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने या न करने का अनुबंध है जिसमें प्रतिफल हो। अनुबंध क्या, किसी विशेष कार्य को करने या न करने का अनुबंध है जिसमें क्या है प्रतिफल हो, यानी कि किसी ना किसी प्रकार का कोई प्रतिफल होना चाहिए, वो किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए भी क्या हो सकता है। ये डेफिनेशन किसने दी, ब्लैक स्टोन ने दी। फिर है इसके बाद एक और था प्रबंध शास्त्री सर फ्रेडरिक पोलाक। उन्होंने क्या परिभाषा दी कि अनुबंध क्या है, किसी ठहराव वचनों का समूह है जिसे कानून द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके। सर फ्रेडरिक पोलैक ने क्या परिभाषा दी कि अनुबंध किसी ठहराव व वचनों का समूह है जिसे क्या है कानून के द्वारा क्या है परिवर्तनीय करवाया जा सके। तो ये क्या है कुछ परिभाषाएं हैं जो क्या अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने क्या है दी थी, किसके संबंध में, अनुबंध के संबंध में।
तो यहाँ तक क्या अपने को समझ में है कि अनुबंध क्या है? अनुबंध क्या है? दो या दो से अधिक पक्षकारों के द्वारा क्या है किया ऐसा ठहराव है जिसमें आवश्यक क्या है? प्रतिफल हो और जिसे कानून के द्वारा क्या परिवर्तनीय करवाया जा सके, वो क्या है? अनुबंध। ठीक है। फिर इसकी डेफिनेशन की बात थी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम बना था 1872 में, तो उसके अंदर ये लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 में से लागू हुआ था। और इसकी धारा क्या है? 2H के अंतर्गत किसकी परिभाषा दे रखी है? अनुबंध की परिभाषा दे रखी है। उसके अनुसार क्या है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जिसे क्या है जो कानून के द्वारा क्या है परिवर्तनीय हो, उसे क्या कहते हैं? हमने अनुबंध। फिर है सेकंड डेफिनेशन दी थी न्यायमूर्ति सामण ने, उन्होंने क्या कहा कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य क्या है कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी क्या है व्याख्या करते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या थी ब्लैकस्टोन की, कि अनुबंध किसी विशेष कार्य को करने के लिए या न करने के लिए भी हो सकता है और जिसके लिए क्या आवश्यक है? प्रतिफल का होना आवश्यक है। ये डेफिनेशन दी थी ब्लैकस्टोन। फिर है सर फ्रेडरिक पोलक ने क्या परिभाषा दी कि अनुबंध क्या है? ठहराव का समूह है जिसे क्या कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सके। परिवर्तनीय का मतलब पूरा करवाया जा सके। ठीक है। तो उस एग्रीमेंट या प्रोमिस के जो समूह है, ग्रुप है, उनको क्या बोलते हैं? अपने अनुबंध बोलते हैं। तो ये क्या इसकी परिभाषा थी और अनुबंध का अर्थ। अब इसके बाद क्या है अपने थोड़ा सा क्या है भारतीय अनुबंध अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में बताया था मैंने कि बना कब? ये 1872 में और लागू कब हुआ था? ये 1 सितंबर 1872 से क्या है लागू हुआ था। और प्रारंभ में अगर इस अपने बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना टोटल क्या है 366 धाराएं थी। 366 धाराएं थी। बाद में क्या है इसमें बदलाव हुआ और अब इसमें कितनी धाराएं रह गई है? टोटल 268 धाराएं क्या इसमें रह गई हैं। 269 से लेकर 366 तक की धाराओं को हटाकर इसके लिए अलग से क्या है जो भी इसके अंदर विषय थे, कौन से 269 से लेकर 366 आर्टिकल के अंदर क्या जो भी विषय थे, जो भी बातें थी, उन सबको क्या है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से हटा दिया गया है और उनके लिए क्या है अलग से क्या है अधिनियम बना दिए गए हैं। अधिनियम कौन कौन से थे? इसमें दो प्रमुख बातें थी, एक तो साझेदारी से संबंधित बातें थी और दूसरा क्या है माल विक्रय से संबंधित बातें थी। उनके लिए क्या है माल विक्रय अधिनियम 1930 और साझेदारी से संबंधित अधिनियम कौन सा बन गया? साझेदारी अधिनियम 1932 बन गया। तो ये तो थोड़ा सा क्या है भारतीय अनुबंध अधिनियम के बारे में क्या है परिचय था। अब तक क्या आपने क्या पढ़ा कि अर्थ क्या है इसका और इसकी क्या है परिभाषाएं क्या है। अब अपने इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की विशेषताएं क्या है, कि किसी भी अनुबंध को बनाने के लिए कौन कौन से उसके अंदर आवश्यक तत्व होने चाहिए, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। जब ये सारी विशेषताएं होंगी किसी के अंदर तब भी वो अनुबंध की परिभाषा में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अनुबंध की परिभाषाएं अनुबंध की विशेषताएं, अनुबंध की विशेषताएं हैं। अनुबंध की विशेषताएं सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें अपने क्या है अनुबंध की विशेषताओं का मतलब क्या है। अनुबंध के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या होना चाहिए अनुबंध में। ठीक है, जो जो बातें इन सभी विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी वही क्या है इसको डेफिनेशन करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेशन करेंगी। तो जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 है, कौन सा आर्टिकल? धारा 10। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 किसको डेफिनेशन करती है? अनुबंध की विशेषताओं के बारे में बताती है। इसके अनुसार क्या है कि कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार क्या है, एक अनुबंध के अंतर्गत क्या है 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए
उनमें ठहराव होना चाहिए, कानूनी अस्तित्व होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य होने चाहिए, वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक है उसके अंदर। पक्षकारों में क्या अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए और उसे क्या है कानूनी रूप से संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए अनुबंध, और जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार क्या है व्यर्थ घोषित ठहरावों के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो ये इन सभी विशेषताओं को शामिल किया गया किसके अंदर, धारा 10 के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि सबसे पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक पक्षकार, यानी कि अनुबंध करने के लिए कम से कम क्या है, दो या दो से अधिक क्या है पक्षकार होने चाहिए। दूसरा विशेषता क्या है इसकी, ठहराव, यानी कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति की बात होनी चाहिए इसमें। तीसरी बात अपने इसमें करें क्या होना चाहिए, अनुबंध के अंतर्गत वैधानिक संबंध, वैधानिक का मतलब कानूनी, कानूनी संबंध स्थापित करने की इच्छा। तीसरी विशेषता क्या है, अनुबंध के अंतर्गत क्या है, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। फोर्थ विशेषता की अगर बात करें तो क्या है इसकी विशेषता, सहमति, कंसेंट। पांचवी विशेषता क्या है, स्वतंत्र, यानी कि सहमति तो हो और कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। 6 नंबर विशेषताओं की बात करें तो क्या है विशेषता, अनुबंध करने की योग्यता, कि पक्षकारों में क्या होना चाहिए, अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। 7 नंबर की बात करें अपने तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए इसके, वैधानिक उद्देश्य होने चाहिए। 8 नंबर विशेषता की बात करें अपने, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए इसके लिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए। 8 नंबर की बात करें अपनी तो क्या होना चाहिए, निश्चितता, कि कोई भी बात है वो क्या है, निश्चित हो। 9 नंबर विशेषता की अगर बात करें अपनी, व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं। और 10 नंबर की बात करें, वैधानिक औपचारिकताएं। का पालन क्या होना चाहिए। अनुबंध की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक पक्षकार। दूसरा ठहराव यानी कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति की बात। तीसरा है अनुबंध के अंतर्गत क्या है, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। 4th नंबर सहमति का होना आवश्यक है। 5 नंबर स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। 6 नंबर अनुबंध करने की योग्यता यानी कि कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। 7 नंबर वैधानिक उद्देश्य यानी कि जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है वो होने चाहिए। 8 नंबर वैधानिक प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन होना चाहिए, वो भी कौन सा, लॉफुल। 8 नंबर के बाद 9 नंबर ये विशेषता थी। 9 नंबर क्या है, निश्चितता का होना। और 10 नंबर व्यर्थ घोषित ठहरावों में नहीं हो। और 11 नंबर की बात करें तो क्या होना चाहिए, वैधानिक औपचारिकताओं का क्या है, पालन किया जाना चाहिए इसके अंतर्गत। तो ये इनकी क्या थी, विशेषताएं। और इन विशेषताओं के बारे में क्या आपने कल डिटेल से एक एक करके क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ है इसमें। ठीक है, आज के लिए क्या है, इतना ही है। और आपके लिए भी ये है कि भी यूट्यूब हमारा जो चैनल है MDM ऑनलाइन क्लासेज, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक करें और आगे क्या है शेयर करें, जिससे क्या है
जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स विषय से संबंधित वो क्या है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।